इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के बारे में बातें की थी। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ को आप कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी कह सकते हो। इसमें हमने एंजाइना और एमआई का जो है वो डिस्कशन की थी कि डायग्नोस कैसे करना है, इन्वेस्टिगेशन क्या है, ये क्लिनिकल फीचर इसके क्या होते हैं। आगे मैनेजमेंट पे थोड़ी सी बात करते हैं इनकी। एमआई जो है ये दो कैटेगरी का होता है, एक स्टेमी और दूसरा नॉन स्टेमी। नॉन स्टेमी और स्टेमी जो है, स्टेमी के लिए जो है सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जो होती है उसमें कैथेटर डाल के जो है वो आर्टरी को खोलना पड़ता है, पीसीआई कहते हैं, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। तो इससे वो जो आपका ब्लॉकेज आता है आर्टरी के अंदर उसको पहले तोड़ा जाता है। सबसे फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है अगर स्टेमी हो तो आपने जो है पीसीआई करना है उसका। अगर पीसीआई अवेलेबल नहीं है फिर आप मेडिकेशन पे जा सकते हो। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो आपने पीसीआई करना होता है। नॉन स्टेमी के लिए आपने एंटी कोगुलेंट्स यूज़ करने हैं, लिपिड्स वगैरह को लो करने की ड्रग्स यूज़ करनी है, ये हम लिपिड में देखेंगे। स्टेटिन, एंटी प्लेटलेट्स यूज़ करने हैं और पेन वगैरह कंट्रोल करने के लिए आपने मॉर्फिन यूज़ करनी है। ये सेम मेडिकेशन आपने स्टेमी में भी यूज़ करनी है। ये स्टेमी की फर्स्ट प्रायोरिटी जो ब्लॉकेज होता है उसको कैसे ओपन किया जाता है, ब्लॉकेज को फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी पीसीआई होती है। और नेक्स्ट आप ये सारी मेडिकेशन वगैरह उसके अंदर ऐड कर देंगे। इसमें आपके बीटा ब्लॉकर्स भी आ जाएंगे हार्ट रेट वगैरह कम करने के लिए। काफ़ी सारी मेडिसिन होती हैं जो एमआई वाले पेशेंट को जो है वो दी जाती हैं। एंजाइना के लिए जो है वो बेस्ट थेरेपी जो आपकी जो प्रेफरेबल होती है, नाइट्रेट्स भी होते हैं और बीटा ब्लॉकर्स भी होते हैं और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी होते हैं। ये आपकी एंजाइना की थेरेपी होती है। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के बारे में हमने सारा कल डिस्कस कर लिया था। इसी चेंजेस और कार्डिक एंजाइम वगैरह और इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, उसको अच्छी तरह मेमोराइज कीजिएगा। फर्स्ट डे के ऊपर क्या हो सकता है, फर्स्ट डे पे जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है एरिथमिया, और फर्स्ट वीक के अंदर जो है वो कौन सी कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है, फिब्रिलिनस पेरिकार्डाइटिस, फिब्रिलिनस पेरिकार्डाइटिस। और सेकंड वीक के अंदर जो है वो जो कॉम्प्लिकेशन जो डेवलप होती है वो क्या आपकी सेकंड और थर्ड वीक के अंदर वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट था और इससे रप्चर होता है कार्डियक टैम्पोनेट जो है, माइट्रल वाल का पेपिलरी मसल रप्चर हो जाता है, उसकी वजह से माइट्रल वाल पेपिलरी मसल की नेक्रोसिस हो जाती है, माइट्रल वाल इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, कार्डियक टैम्पोनेट डेवलप हो जाता है। और लास्ट पे आपका थर्ड और फोर्थ वीक पे जो है ड्रेसलर सिंड्रोम, ये भी पेरिकार्डाइटिस बताया था कि ये भी पेरिकार्डाइटिस ही होती है। ये थोड़ा सा रिव्यू था एमआई और एंजाइना का। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी से ये मायोकार्डियम की डिजीज़ हैं। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी और तीसरी होती है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ये 3 कार्डियोमायोपैथीज हैं, मायोकार्डियम की डिजीज़ हैं। एक में आपके जो मायोकार्डियम जो हार्ट का साइज़ होता है, मायोकार्डियम थिन हो जाती है, हार्ट जो है ओवरऑल वो अच्छा खासा डायलेट हो जाता होता है।
अगर मायोकार्डियम बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाए तो एक्टिन और मायोसिन की जो ओवरलैपिंग मैंने बताई थी, जब आप फिलिंग करते हो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम आप 250 से ज़्यादा करते हो, हार्ट डायलेट होता जाता है, उसके बाद फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम होना शुरू हो जाती है। एक्टिन और मायोसिन की जो ओवरलैपिंग होती है जिसकी वजह से कंट्रैक्शन होनी होती है, तो ओवरलैपिंग डिक्रीज होना शुरू, जितना आप हार्ट को डायलेट करते जाओगे तो ओवरलैपिंग एक्टिन की और मायोसिन की जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। जब डिक्रीज होगी तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो है, तो कंट्रैक्शन की फोर्स, जब ओवरलैपिंग आपकी अच्छी नहीं रही तो कंट्रैक्शन भी अच्छी नहीं, कंट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसके अंदर जो इश्यू होता है, फिलिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, डायस्टोलिक फेज बिल्कुल अच्छी चलती है, डायस्टोलिक फेज नॉर्मल है। तो इसके अंदर इसमें एमसीक्यू होते हैं कि आपको पता होना चाहिए इन तीनों कार्डियोमायोपैथी के अंदर जो है कौन सा डिसफंक्शन हो रहा है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर जो है सिस्टोलिक डिसफंक्शन है, कंट्रैक्शन का इशू होता है, सिस्टोलिक डिसफंक्शन। अगर सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो, मैंने एक और टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी आपको, इजेक्शन फ्रैक्शन जो है, इजेक्शन फ्रैक्शन ये परसेंटेज होती है कि हार्ट जो है वो कितना ब्लड जो है बाहर निकाल रहा होता है, 0.55, मतलब इसको परसेंटेज में चेंज किया जाए आपका 55% जो है ये नॉर्मल इजेक्शन मतलब फ्रैक्शन होती है आपकी। मिनिमम आप 50 तक ले जा सकते हो उसको, उससे नीचे नहीं लेके आना उसको। इजेक्शन फ्रैक्शन असल में ये आपने डिवाइड किया था एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ। तो अब ये स्ट्रोक वॉल्यूम आपका किस पे डिपेंड कर रहा होता है, कंट्रैक्शन पे जो है, तो कंट्रैक्टिलिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर कंट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी तो ये आपकी जो रेशो होगी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ वेरी करेगी, तो इससे आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन पे फर्क आएगा। अगर कंट्रैक्शन ही नहीं हो रही तो इजेक्शन क्या करोगे, सिंपल सी बात है। अगर कंट्रैक्शन नहीं कर रहे तो इजेक्शन क्या करोगे, तो इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो थोड़ी हो जाती है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर एक तो सिस्टोलिक डिसफंक्शन होगा और दूसरा इजेक्शन फ्रैक्शन जो होगी वो लो हो जाएगी, इजेक्शन फ्रैक्शन थोड़ी होगी और सिस्टोलिक डिसफंक्शन होगा, कंट्रैक्शन नहीं हो रही, सिस्टोलिक डिसफंक्शन है। और कंट्रैक्शन, हार्ट की वाल कैसी होती है, थिन हो जाती है, हार्ट डायलेट हो जाता है। काजेस जरा बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये इसको एक कंसेप्ट के लिए करें कि किसके अंदर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक डिसफंक्शन है, किसमें इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल है। हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी के अंदर जो है, इसमें आपकी जो मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम बहुत थिक हो जाती है, मायोकार्डियम जो है वो वेंट्रिकल आपकी वाल बहुत थिक हो जाती है, तो जो चैम्बर का जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है, चैम्बर का जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है। तो इसके अंदर आपका चैम्बर साइज छोटा है, जब आप फिलिंग करोगे ब्लड ला के डालोगे इसके अंदर डायस्टोलिक फेज, आप ब्लड पूरा डाल नहीं सकते, जो 120 ml आपने फिल करना है तो वो फिलिंग नहीं होगी। हार्ट के मसल जो है वो थिक हो गए हैं, वाल की थिकनेस इंक्रीज होती है। यहाँ पे आप वाल देख सकते हो, वाल थिन है और हार्ट जो है वो डायलेटेड है, हार्ट डायलेटेड है और वाल जो है वाल थिन है, हार्ट डायलेटेड है और वाल जो है और आपकी वाल जो है वो थिन है। अब यहाँ पे जो है वो वाल जो है वो थिक हो गई है, वाल जो है वो थिक हो गई है, जो चैम्बर साइज है, चैम्बर साइज जो है वो स्मॉल हो जाता है, वाल थिक हो गई और चैम्बर साइज जो है वो स्मॉल हो गया। हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी के अंदर जो है मायोकार्डियम अच्छी खासी जो है वो थिक हो जाती है, मायोकार्डियम जो है बहुत थिक हो जाती है। ये मोस्ट कॉमन काज है डेथ की यंग अडल्ट्स के अंदर, सडन कार्डियक डेथ। प्लेयर एथलीट्स होते हैं, वो फुटबॉल प्लेयर एथलीट कोई भी जो है वो खेलता खेलता वो मर गया है, उनमें क्या होता है हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी यंग एथलीट्स के अंदर मोस्ट कॉमन काज है सडन कार्डियक डेथ की जो है। और इसके अंदर डिसफंक्शन कौन सा होता है, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी के अंदर जो है डिसफंक्शन, डायस्टोलिक फेज जो है वो खराब है, डायस्टोलिक फिलिंग प्रॉपर नहीं हो रही, तो डायस्टोलिक डिसफंक्शन आएगा इसके अंदर, इसके अंदर होगा डायस्टोलिक डिसफंक्शन, मतलब आप फिलिंग जो है वो ठीक नहीं कर पा रहे। लेकिन जो कंट्रैक्शन होगी
जो इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होती है, इजेक्शन फ्रैक्शन होती है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम की आपने रेशो निकालनी होती है। तो जितना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम है, अगर कम हो जाए तो इजेक्शन फ्रैक्शन, तो ये तो परसेंटेज है, उस परसेंटेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो हमने उतनी लेनी। आपने अगर थोड़ा बढ़ा है तो थोड़ा निकाल दोगे, तो अगर ज्यादा फिल किया तो ज्यादा निकालना होता है, तो वो परसेंटेज चेंज नहीं होगी। इजेक्शन फ्रैक्शन यहाँ पे नॉर्मल हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, लेकिन इजेक्शन फ्रैक्शन लो नहीं हो सकती, याद रखना है। हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव जो डायस्टोलिक डिसफंक्शन वाले जो हार्ट फेलियर के आगे टॉपिक आएगा, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर अगर डायस्टोलिक डिसफंक्शन से हो, इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल होती है। तो इस पर्सन की जो अल्ट्रासाउंड करवाओगे आप, इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल होगी। इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल है, डायस्टोलिक डिसफंक्शन है। इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल है, डायस्टोलिक डिसफंक्शन है। नेक्स्ट आपकी रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के अंदर क्या होता है, वाल थिकनेस इंक्रीज नहीं होती, ना हाइपरट्रॉफी होती है मसल्स की, वाल सिर्फ स्टिफ हो जाती है, बहुत हार्ड हो गया है, मायोकार्डियम बहुत हार्ड हो जाती है, स्टिफ हो जाती है। तो अगर मायोकार्डियम बहुत ज्यादा हार्ड हो जाए तो फिर जब डायस्टोलिक फेज चलती है तो हार्ट कंप्लीटली रिलैक्स नहीं कर पाता। रिस्ट्रिक्टिव का मतलब होता है कि मायोकार्डियम रिस्ट्रिक्ट हो गया है, फेलियर टू रिलैक्स, वो रिलैक्स नहीं कर पाती मायोकार्डियम। अगेन यहाँ पे क्या होगा, डायस्टोलिक डिसफंक्शन। डायस्टोलिक डिसफंक्शन, अगर जब भी डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन कैसी होती है, नॉर्मल। इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो लो नहीं हो सकती, नॉर्मल हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, लेकिन इजेक्शन फ्रैक्शन कम नहीं हो सकती। ये इन दिनों में आपस में ये डिफरेंसेस हैं। मायोकार्डियम बिल्कुल डायलेट हो जाती है, बहुत थिन हो जाती है, साइज बड़ा है उसका। यहाँ पे मायोकार्डियम जो है वो थिक हो जाती है, और यहाँ पे जो है मायोकार्डियम जो है ना थिक होती है ना थिन होती है, होती नॉर्मल थिकनेस वाली है, लेकिन वो हार्ड हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, मायोकार्डियम स्टिफ हो जाती है। ये तीन ये डिफरेंसेस क्लियर हो गए हैं। हम जरा काजेस पे आते हैं। फर्स्ट थी आपकी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की जो है सबसे ज्यादा जो लीडिंग काज कौन कौन सी इसके अंदर जो है वो काजेस आएंगी। डायलेटेड इन तीनों के अंदर जो है, इन तीनों के अंदर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, रिस्ट्रिक्ट कार्डियोमायोपैथी, इन तीनों में से कॉमन कौन सी है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। मायोपैथी के अंदर जो है सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो क्या है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जो है। अब इसकी काजेस के अंदर क्या है, काजेस के अंदर अल्कोहल, काजेस बताइए, देख रहे हैं हम डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जो है, एंटी कैंसर ड्रग होती है डॉक्सोरिबोसिन, एंटी कैंसर ड्रग है, ये कार्डाइटिस करवाती है, एंटी कैंसर ड्रग डॉक्सोरिबोसिन। डॉक्सोरिबोसिन जो है अल्कोहल होगी, और ये ड्रग इंड्यूस होगी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। और इसके अलावा जो इन्फेक्शन होता है, मायोकार्डाइटिस होती है, कोक्सासैकी वायरस होता है, कोक्सासैकी बी जो है ये वायरस होता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी काजेज हैं। और प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, पोस्टपार्टम डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, पोस्टपार्टम जो है वो भी, ये भी प्रेगनेंसी आफ्टर डिलीवरी जो है वो भी डायलेशन हो जाती है मदर के अंदर हार्ट की, पोस्टपार्टम डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। एंटी अल्कोहल है, एंटी कैंसर ड्रग, कोक्सासैकी बी वायरस का इन्फेक्शन, और पोस्टपार्टम केसेस है, और पोस्टपार्टम केस है। अब इसके अंदर जो है ये सारी जो मेन काजेज हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की। और एक और इम्पोर्टेंट डिजीज है बेरी डिजीज। बेरी डिजीज के अंदर क्या होता है, विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B1 आपका थायमीन कहलाता है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। बेरी डिजीज को जो है इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है वेट वाली, एक होती है ड्राई वाली। ड्राई के अंदर कोई एडीमा नहीं होता, वेट का कंसेप्ट यहाँ पे एडीमा से है। वेट का मतलब होता है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम फेल हुआ और बॉडी वेट होगी, मतलब बॉडी के अंदर हर जगह पानी पानी हो गया, एडीमा हो गया। तो यहाँ पे हार्ट फेलियर होता है बेरी डिजीज के अंदर, वेट बेरी के अंदर। और ड्राई बेरी के अंदर जो है सिर्फ साइकोलॉजिकल जो है वो चेंजेस आती हैं, न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, मेमोरी वगैरह थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, साइकोसिस होती है। तो बेरी डिजीज थायमीन की डेफिशिएंसी,
थायमिन की डेफिशिएंसी के अंदर भी जो है वो डायलेटेड कार्डियो मायोपैथी, ये आपकी डायलेटेड कार्डियो मायोपैथी की जो है वो काजेज हैं। अल्कोहल, एंटी कैंसर ड्रग, इन्फेक्शन में कोक्सासैकी वायरस बी का इन्फेक्शन है, और पोस्ट पार्चम जो प्रेगनेंसी से करीब आपका जो टाइम पीरियड होता है पार्चम वाला, पेरी पार्चम या पोस्ट पार्चम, डिलीवरी के टाइम पे या पोस्ट पार्चम डिलीवरी के बाद जो है वो मदर का हार्ट जो है वो डायलेट कर सकता है। तो ये इसकी काजेज हैं। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर जो है वो डायस्टोलिक डिसफंक्शन, इसके अंदर कौन सा डिसफंक्शन है? डायस्टोलिक, सिस्टोलिक। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर सिस्टोलिक डिसफंक्शन, तो जिसकी वजह से इसकी जो है इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो थोड़ी हो जाती है, इसी वजह से इसकी इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो थोड़ी हो जाती है। एक और इन्फेक्शन भी वो आप लिखें, चागास डिजीज जो है। चागा डिजीज क्या होती है? ये आपका ट्राइपेनोसोमा ये प्रोटोजोआ होता है, ट्राइपेनोसोमियासिस, जिसको आप स्लीपिंग आपका सिकनेस डिजीज भी कहते हैं, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज जो है। चागा डिजीज ये मेगा यूरिटर, मेगा कोलान, मेगा एसोफेगस, मेगा हार्ट जो है, मतलब ये मायो मसल्स वगैरह को जो है डैमेज करती है। ये न्यूरोलॉजिकल जो प्लेक्सेस होते हैं इंटेस्टाइन के, वो भी डैमेज करती है। काफ़ी सारी इसकी एसोसिएशन होती है कि हार्ट का भी अगर हार्ट पे अफेक्ट करे तो हार्ट इससे भी जो है वो डायलेट हो सकता है। अल्कोहल आपका जो है यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो है जिधर अल्कोहल कंजम्पशन जो है उनमें ज़्यादा है, तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमन काज जो खुद अल्कोहल बनती है। अल्कोहल जो है वो इन सब में से ज़्यादा कॉमन काज है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की। ये थी आपकी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जो है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर एक और ये इंटरेस्टिंग सिंड्रोम दी हुई है, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम जो है, ये ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम के अंदर भी हार्ट की डायलेशन होती है। ये इमोशनल स्ट्रेस होता है हार्ट पे, इमोशनल स्ट्रेस होता है हार्ट के ऊपर। सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो ओवर स्टिमुलेट होता है, कैल्शियम का ज्यादा इन्फ्लक्स हो जाता है। कैल्शियम वो जो कैल्शियम का जब भी इन्फ्लक्स, जो जनरल पैथोलॉजी की जो है कंसेप्ट है, जब भी कैल्शियम नॉर्मल से ज्यादा अंदर आ जाए नॉर्मल सेल के अंदर, तो कैल्शियम जो है फास्फोलाइपेज एक्टिवेट करता है, डीएनएज एक्टिवेट करता है, तो अंदर के सारे एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसके अंदर जो है वो यही इशू बनता है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम के अंदर। इमोशनल स्ट्रेस हुआ, सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है वो ज्यादा हुई, जिससे नॉर एपिनेफ्रिन का लेवल जो है वो ज्यादा हुआ, और हार्ट की मायोकार्डियम के अंदर कैल्शियम का लेवल जो है वो ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ये मायोकार्डियम जो है वो कंट्रैक्शन तो होनी थी कैल्शियम से, ये ज्यादा कैल्शियम टॉक्सिक होता है सेल्स के लिए। इसको कहते होते हैं ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम जो है, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। इसका जो है दूसरा मेडिकल नेम है टैकुट्सोबो, बड़ा टफ नेम है इसका, टैकुट्सोबो कार्डियोमायोपैथी, टैकुट्सोबो कार्डियोमायोपैथी जो है, ये इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, इसको ब्रोकन, सिंपल वर्डिंग इसके लिए ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी कहा जाता है। स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर जो है वो हार्ट जो है वो डायलेट हो जाता है। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम जो है, जो पेशेंट डिप्रेशन या स्ट्रेस में रहते हैं हर वक्त, उनके हार्ट पे जो है इफेक्ट पड़ता है नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से जो है, तो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से। अगर जो है इमोशनल स्ट्रेस की वजह से चेस्ट पेन शुरू हो जाती है, तो वो आपका प्रिंस मेटल इंजाना होता है, वो मायोकार्डियम की जो है ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। इसमें डायलेशन करनी है आपने हार्ट की जो है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अगर मायोकार्डियम डायलेट हो जाती है तो आपके जो वाल्व होते हैं, वाल्व की सपोर्ट थोड़ी हो जाएगी। किन वाल्व की सपोर्ट सबसे ज्यादा कम होती है? माइट्रल की और आपका जो ट्राइकस्पिड होता है। तो माइट्रल वाल्व रिगर्गिटेशन के चांसेस होते हैं, एओर्टिक वाल्व रिगर्गिटेशन के चांसेस होते हैं। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथीज के अंदर मरमर आ सकता है आपका डायस्टोलिक या सिस्टोलिक, माइट्रल वाल्व रिगर्गिटेशन हो सकती है या एओर्टिक वाल्व रिगर्गिटेशन हो सकती है, क्योंकि वाल्व की सपोर्ट जो है वो खत्म हो जाएगी। माइट्रल वाल्व रिगर्गिटेशन वाला मरमर जो है वो ज्यादा कॉमन होता है इनके अंदर, होलोसिस्टोलिक मरमर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर। नेक्स्ट आते हैं हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी,
सेकंड जो है इसकी काजेज देखते हैं, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी को हमने डिफरेंशिएट करना होता है हाइपरट्रॉफिक का जो हार्ट डिजीज होती है कि क्या ये हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है या सिंपल हार्ट की जो है वो हाइपरट्रॉफी हुई है। अब जो सिंपल हार्ट की हाइपरट्रॉफी होती है उसमें भी हार्ट की वाल थिक हो जाती है, लेकिन उसकी काज क्या होती है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की वजह से भी हाइपरट्रॉफी होती है। जो हाइपरटेंशन की वजह से हाइपरट्रॉफी होती है वो हाइपरट्रॉफी बिल्कुल सेम थिकनेस जो है इंक्रीज हो रही होती है, वो इक्वल। ये हाइपरट्रॉफी सिमेट्रिकल होती है। ये हाइपरट्रॉफी सिमेट्रिकली जो है वो पूरा हार्ट जो आपका मायोकार्डियम होगी उसकी थिक होना शुरू हो जाती है। जो हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है इसके अंदर जो हाइपरट्रॉफी होती है वो एसिमेट्रिकल होती है, एसिमेट्रिकल। इसकी काज हाइपरटेंशन नहीं है, यहाँ पे काज क्या है, मोस्ट कॉमन काज फॉर हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी जेनेटिक। क्या काज है, जेनेटिक म्यूटेशन हुई है। जो आपने एक्टिनोमायोसिन मायोकार्डियम के अंदर बनानी थी उसमें म्यूटेशन हुई है, ज्यादा बनना शुरू हो गई है, मायोसिन और एक्टिन जो है ज्यादा डिपोजिट हो गई है। तो म्यूटेशन की वजह से जो है वो वाल थिक हो जाती है हार्ट की, और किसी जगह थिक होती है किसी जगह थिन होती है। इसमें सिमेट्री नहीं होती, एसिमेट्रिकल हाइपरट्रॉफी है। एसिमेट्रिकल हाइपरट्रॉफी एक फीचर, और दूसरा फीचर इसके अंदर जो है और एओर्टा जो बाहर की तरफ जा रहा होता है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाती है, इसलिए इसको कहते होते हैं हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी जो है एसिमेट्रिकल। मोस्ट कॉमन काज क्या है उसकी, जेनेटिक है। मोस्ट कॉमन काज क्या है उसकी, जेनेटिक है। सार्कोमेयर हैवी चेन आपकी मायोसिन एक्टिन जो होती है वो ज्यादा डिपोजिट हो जाती है, वो आपकी जो है वो ज्यादा डिपोजिट हो जाती है हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी के अंदर। हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी जो है ये इसकी ये ज्यादा कॉमन किसके अंदर है, यंग एडल्ट्स के अंदर। सडन कार्डियक डेथ की मोस्ट कॉमन काज क्या है, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। किन के अंदर, यंग एथलीट्स, यंग एथलीट्स के अंदर। यंग एथलीट्स के अंदर जो सडन कार्डियक डेथ है, सडन कार्डियक डेथ हो जाती है, उसकी जो मोस्ट कॉमन काज है वो क्या है, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। क्लियर होगी बात कि नहीं। इसके अंदर एसिमेट्रिकल हाइपरट्रॉफी होती है। और जो एसिमेट्रिकल हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होगा, ये हाइपरट्रॉफी हो रही है, यहाँ पे हाइपरट्रॉफी है, यहाँ से नॉर्मल है, फिर दोबारा यहाँ पे हाइपरट्रॉफी है, यहाँ से नॉर्मल है। जो आपकी मायोकार्डियम है, जो मायोकार्डियम किस जगह से बहुत ज्यादा थिक हो जाती है, फिर थिन होती है, फिर थिक हो जाती है, फिर थिन हो जाती है। इसकी सेप्टम जो होता है, वेंट्रिकल के अंदर जो सेप्टम होता है, वो सेप्टम भी आपका यहाँ से थिक हो गया फिर थिन है, और ये थिक है फिर यहाँ पे फिर थिन आ गया। मतलब पूरा सिमेट्रिकली जो है वो हाइपरट्रॉफी नहीं होती। जिस जगह पे म्यूटेशन जिस मसल में ज्यादा हो रही है उनमें उधर ज्यादा डिपोजिट हो जाता है मायोसिन, बाकियों में नॉर्मल डिपोजिट हो रहा होता है। तो इसलिए एसिमेट्रिकल हाइपरट्रॉफी होती है इसमें। एओर्टा जब यहाँ से निकल रहा होता है, सेप्टम जो है, सेप्टम बहुत ज्यादा थिक हो गया, तो ये सेप्टम इसके ऊपर प्रेशर डालता है, ये सेप्टम इसके ऊपर जो है प्रेशर डालता है। हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में एओर्टिक वाल्व जो है, एओर्टा के ऊपर प्रेशर पड़ा है, तो आउटफ्लो जो बाहर जो ब्लड जाना था उसके ऊपर रुकावट आ रही है। हार्ट को बहुत ज्यादा जोर लगा के मतलब बाहर ब्लड भेजना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी साउंड एबनॉर्मल साउंड आती है। क्या आता है, मरमर प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होगा, मरमर जो है। ये मरमर कैसा मरमर होगा, सिस्टोलिक मरमर। कौन सा मरमर होगा, सिस्टोलिक मरमर। इसका मरमर जो है बिल्कुल सेम होता है एओर्टिक स्टेनोसिस जैसा। इसका मरमर जो है वो सेम होता है जैसे एओर्टिक स्टेनोसिस वाला है। अब ये मरमर जो है यंग पेशेंट है, एओर्टिक स्टेनोसिस मोस्ट कॉमन काज एओर्टिक स्टेनोसिस की क्या है, एजिंग। एल्डर पर्सन के अंदर जो है एओर्टिक स्टेनोसिस का मरमर एल्डर पर्सन के अंदर आता होता है, उसमें एजिंग है, वाल्व के जो कस्प होते हैं वो कैल्सिफाई हो जाते हैं। यंग पेशेंट के अंदर अगर इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर आए तो दो पॉसिबिलिटी होती हैं, या हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, या फिर बाइकस्पिड वाल्व। मैंने आपको वाल्व के मरमर जब हमने पढ़े थे तो आपको वहां पर एक्सप्लेन किया था। या बाइकस्पिड वाल्व का मरमर हो सकता है कि आपका वाल्व ही बाइकस्पिड है,
आपका एओर्टिक वाल्व की हालांकि 3 कस्प होते हैं, बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व हो सकता है या फिर हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। अगर सिस्टोलिक मर्मर हो तो इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर यंग एज में जो है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि मोर पॉसिबिलिटी है कि क्या हो सकता है हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी जो है, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी को नेग्लेक्ट क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अंदर सडन कार्डियक डेथ होनी है। इस पेशेंट को आपने किसी भी तरह की एक्सर्शन नहीं करने देनी, कोई हर तरह की, अगर ये डायग्नोज हो जाए टाइम से पहले पता चल जाए कि इसमें हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी चल रही है, एक्सर्शन कोई भी एक्सरसाइज इसमें आपने नहीं करवानी। जैसी एक्सरसाइज करेगा ये पेशेंट जो है फौरन सिंकोप में जाएगा। सिंकोप कहते होते हैं कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, नो ब्लड सप्लाई टू ब्रेन, नो ब्लड सप्लाई टू ब्रेन, जो ब्रेन को कोई ब्लड सप्लाई नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि ये नैरो है, डिमांड ज्यादा होगी, यहां से ब्लड बाहर जा नहीं रहा, ब्लड जो है बाहर जा नहीं रहा, तो ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, आपकी डिमांड ज्यादा है। और इसको क्या हो सकता है, इस पेशेंट को फौरन एंजाइना का अटैक हो सकता है, सिंकोप हो जाता है, एंजाइना का अटैक हो सकता है, और लास्ट पे क्या हो गया है, मतलब मर गया है, डेथ हो गई है। तो इसके बारे में लफ्ज याद रखना है, सैड, सिंकोप, एंजाइना और डेथ। इसलिए इसके लिए एक्सर्शन जो है वो बिल्कुल कंट्राइंडिकेटेड है, कोई भी काम नहीं इसको हैवी करने देना। ये पेशेंट सडन जो है अगर ये डायग्नोज हो जाए तो ये बहुत ही जरूरी प्रिकॉशन है, इस पेशेंट के लिए बहुत जरूरी प्रिकॉशन होती है। इसके लिए आपने इसके क्या हो सकता है, सडन कार्डिक डेथ हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है इसको, और सिंकोप, पेशेंट टोटली अनकॉन्शियस हो सकता है। Hypertrophic obstructive cardiomyopathy, most common cause of sudden cardiac death in young athletes. But the most common cause for hypertrophic obstructive cardiomyopathy, genetic mutation. Genetic mutation जो है ये, इसको आपने कैसे सेपरेट करना है दूसरी वाली हाइपरट्रॉफी से? जो पेशेंट हाइपरटेंशन वाले होते हैं ना, जो पेशेंट हाइपरटेंशन वाले होते हैं उनके अंदर भी यही सेम हाइपरट्रॉफी हो रही होती है। हाइपरट्रॉफी जो है वो आप कैसे देख सकते हो, हाइपरट्रॉफी ईसीजी पे कैसे पता चलती है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपकी जो है V5 और V6 जो है वो अच्छी खासी टॉल वेव्स बनेंगी, और V1 के अंदर S वेव जो है वो अच्छी खासी बड़ी हो जाएगी, V1 के अंदर S, V2 के अंदर S, V5 के अंदर जो है वो आपकी R, V6 के अंदर R। इनमें से आपने दोनों को जमा करना है, V1S प्लस V5R या V6R मस्ट बी ग्रेटर देन 35, तो ये कंफर्म हो जाएगा हाइपरट्रॉफी है इसकी जो है। क्लियर है कि नहीं? हाइपरट्रॉफी, अच्छा जो पेशेंट हाइपरट्रॉफी की ईसीजी के साथ आते हैं, हाइपरट्रॉफी जो है यहाँ पे देखेंगे, हाइपरट्रॉफी जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है जिसमें हार्ट डायलेट हो जाता है, तो ये भी एक तरह की हाइपरट्रॉफी ही होती है। हार्ट डायलेट, हार्ट का साइज बड़ा होता है, हार्ट का साइज, नंबर ऑफ मसल नहीं बढ़ते इसमें, जो है हार्ट का साइज बड़ा हो जाता है। इसके अंदर भी क्यूआरएस कम्प्लेक्स जो है वो भी बड़े आते हैं, इसके अंदर भी क्यूआरएस कम्प्लेक्स जो है वो ऐसे आ रहे होते हैं कि बड़े बड़े जो है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि हाइपरट्रॉफी, पहले इसको जो है वो पहले क्लासीफाई कर लें। हाइपरट्रॉफी दो तरह की होती है, एक में वाल जो है वो थिक होती है और दूसरे के अंदर वाल जो है थिन हो जाती है। एक में वाल थिक होती है और एक में वाल जो है वो थिन हो जाती है। अगर थिक वाल वाली हाइपरट्रॉफी है, थिक वाल वाली, तो इसकी तरफ ब्लड सप्लाई देखें, इसकी ब्लड सप्लाई भी तो ज्यादा नहीं इसको चाहिए, ब्लड सप्लाई जो है वो भी डिमांड ज्यादा होगी इसकी, तो इस हार्ट के जो है इस्कीमिया के चांसेस हैं। अगर वाल थिक हो जाए हाइपरट्रॉफी से इस्कीमिया के चांसेस होते हैं। अगर थिन वाल हो जाए, थिन वाल की ब्लड सप्लाई इसको सप्लाई करना इजी होता है, इसके अंदर इस्कीमिया की चेंज नहीं आती। ईसीजी से कैसे पता चलेगा कौन सी हाइपरट्रॉफी है, कि थिक वाली है कि थिन वाली है, कि हार्ट डायलेट हुआ है या फिर जो है वो हार्ट की वाल थिक हुई है। तो ये आपने ईसीजी से कैसे पता करवाना है? एक तो आपने V1 से V2 से आपको इतना पता चल जाएगा कि हार्ट की हाइपरट्रॉफी, हाँ ये नहीं पता चलेगा कि थिक वाली है कि थिन वाली है। जो थिक वाली हाइपरट्रॉफी होती है उसके अंदर स्कीमिया होता है, उसके अंदर स्कीमिया होगा। ईसीजी एक आपकी उसके अंदर पैटर्न चलता है, उसको स्ट्रेन पैटर्न कहते हैं। स्ट्रेन क्या होता है? स्प्रेन होता है, लिगामेंट की इंजरी स्ट्रेन होता है, मसल की इंजरी को स्ट्रेन कहते हैं, मसल स्ट्रेन नहीं होता।
स्ट्रेन पैटर्न ऑफ इंजरी जो है, स्ट्रेन पैटर्न मतलब मायोकार्डियम इंजर भी हुई, हाइपरट्रॉफी विद इस्कीमिया, हाइपरट्रॉफी विद इस्कीमिया जो है। तो आप जब इसकी टी वेव वगैरह एसटी सेगमेंट देखोगे तो एसटी सेगमेंट डिप्रेशन भी है साथ में, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन भी है, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो टॉल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। हाइपरट्रॉफी तो यहाँ से कंफर्म हो जाएगी कौन सी हाइपरट्रॉफी है, 35 डिग्री से ज्यादा हाइपरट्रॉफी तो पता चल गई कि अगर कोई साथ में इस्कीमिया की चेंज भी हो थोड़ी सी, इसको कहते होते हैं स्ट्रेन पैटर्न ऑफ इंजरी, स्ट्रेन पैटर्न ऑफ ईसीजी जो है। तो थिक वाल के अंदर इस्कीमिया के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसमें स्ट्रेन पैटर्न आएगा ईसीजी का। हाइपरट्रॉफी बड़े बड़े क्यूआरएस स्ट्रेन पैटर्न क्या होता है ईसीजी का, इसमें जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होते हैं वो टॉल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत लंबे लंबे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होते हैं। प्लस में क्या मिलता है, एसटी सेगमेंट की चेंज भी आती है थोड़ी सी, क्लियर है, एसटी सेगमेंट की डिप्रेशन आती है, इसको कहते होते हैं स्ट्रेन। ये आप ईसीजी से पता लगा सकते हो कि वाल थिक है कि वाल थिन है, कि थिक वाली हाइपरट्रॉफी है या थिन वाली हाइपरट्रॉफी। दोबारा वापस आते हैं हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी पे। अच्छा, आपने इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, हाइपरटेंशन से, मतलब हाइपरट्रॉफी हाइपर सिंपल हाइपरटेंशन से भी होती है। हाइपरटेंशन वाली जो हाइपरट्रॉफी होती है वो सिमेट्रिकल होती है एक बात, और उस पेशेंट की क्या हिस्ट्री होती है हाइपरटेंशन की, उस पेशेंट की हिस्ट्री हाइपरटेंशन की। हाइपरट्रॉफी का एक बंदा एथलीट है, क्या एथलीट को ब्लड प्रेशर होता है, एथलीट मतलब खेलता फिरता बंदा हो तो उसको क्या बीपी होना है। अब वो एक्टिव बंदा है, अब वो अचानक से मर गया है, क्या था उसको, हाइपरट्रॉफी ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, क्या कोई बीपी का कोई एलिमेंट था, ब्लड प्रेशर का कोई इश्यू नहीं होता इसका, तो बल्कि बीपी थोड़ा रहता है क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन होती है। एथलीट के अंदर इसलिए पता नहीं चलता। अब यंग एथलीट ही क्यों इसका शिकार बनते हैं, उनमें डायग्नोज नहीं होती, क्योंकि एक जो एथलीट होता है उसका हार्ट नॉर्मल साइज से बड़ा होता है, एवरेज बंदे से बड़ा होता है। वो लो कार्डिक आउटपुट पे जब एथलीट भागता है उसकी फिजिक ऐसी होती है कि हार्ट उसको ज्यादा आउटपुट दे रहा होता है। रेस्टिंग फेज में जो एथलीट होता है उसका हार्ट जो है वो 3 लीटर 4 लीटर पंपिंग दे रहा होता है, उस पर उसकी बॉडी